गुस्साई भीड़ मेरे पीछे चल रही थी। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? मैंने बाबू से पूछा, समुद्र तट की ओर इशारा करते हुए। रेत, उसने जवाब दिया। हाँ, रेत। और अगर तुम अपनी नाजुक नजर को थोड़ा और मेहनत करोगे तो तुम देखोगे कि रेत पर कदमों के निशान हैं, जो हम सभी के द्वारा बनाए गए हैं। रात की बारिश से रेत गीली है और हम बहुत सारे कदमों के निशान देख सकते हैं। इनमें अनिल के निशान भी हैं और उसके बाद सभी जो बंगले से झूले तक आए हैं जब मृत शरीर की खोज की गई थी। मैंने भारी बूटों के द्वारा छोड़े गए एक खास गहरे कदमों के निशान की ओर इशारा किया। ये इंस्पेक्टर, मुझे लगता है आपके हैं। सभी ने रेत पर निशानों की ओर देखा। मैं झूले के दूसरी ओर पूल की ओर वाले समुद्र तट के अप्रभावित हिस्से की ओर चला। यहाँ कोई कदमों के निशान नहीं हैं जो किसी अन्य हिस्से से मृत शरीर तक जा रहे हों। मैंने देखा कि क्या सभी मेरी बात समझ रहे थे। वे सब मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे। मैं संपत्ति के पीछे के हिस्से से समुद्र तट की ओर चला। जैसे ही मैं चला, मेरे कदमों के निशान गीली रेत पर बनते गए। 3 तरीके हो सकते हैं जिनसे कोई व्यक्ति झूले तक पहुंच सकता है। पूल की तरफ से या पीछे के गेट से कोई कदमों के निशान नहीं हैं। सभी दिखाई देने वाले निशान बंगले से झूले तक के हैं। किसी अन्य हिस्से से झूले तक जाने वाले एक भी कदमों के निशान नहीं हैं। जब तक कि हत्यारा उड़कर नहीं आया हो, उसे बंगले की तरफ से चलकर आना पड़ा होगा। इंस्पेक्टर और परास समुद्र तट के दूसरे हिस्से में गए ताकि मेरी बात की पुष्टि कर सकें। बाबू ने प्रतिरोध में कहा, क्या हो अगर हत्यारा पीछे के गेट से अंदर आया हो, पोर्च पर चढ़ा हो और फिर किचन से समुद्र तट की तरफ आया हो, यह जानते हुए कि उसके कदमों के निशान सुबह में दिखेंगे। आवाजों का एक समूह इस विचार का समर्थन करता हुआ उठा। वह एक छोटे मोटे चोर के लिए काफी चतुर था और फिर भी वह बिना कुछ चुराए भाग गया क्योंकि वह एक लाश से डर गया। तुमने ताला भी देखा था, किसी ने मेरे पीछे से चिल्लाया और इस बार आवाज में जोश था जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यह राम था। वह अचानक मेरे लिए बहुत दिलचस्प हो गया। मैं उसकी ओर मुड़ा और कहा, मैं ताले की बात करने वाला हूँ। मैं बाबू की ओर मुड़ा तो हत्यारे ने बारिश बंद होने के बाद ताला तोड़ा, परिसर में प्रवेश किया, बिना अनिल को देखे किचन के बाहर के आंगन तक पहुंच गया, बंद दरवाजे के माध्यम से लाइट्स बंद कर दी, बिना किसी जबरन प्रवेश के निशान दिखाए अनिल की हत्या कर दी और फिर पीछे के गेट की ओर भागने के बजाय अपने कदमों को वापस आंगन तक लाया। बाबू ने हिचकिचाते हुए स्वीकार किया, यह अस्वाभाविक लगता है। परास का चेहरा पीला पड़ गया। मैं पक्का कह सकता हूँ कि हम में से किसी ने लाइट बंद की थी। भगवान के लिए सोचो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। मैंने देखा कि बाबू पसीना बहा रहा था जब उसने परास से पूछा, सर, आप उनकी बात के बारे में क्या सोचते हैं? परास ने हक्का बक्का होकर कहा, वह गलत है। निश्चित रूप से। सुनील ने अपने पिता का समर्थन किया। पागलपन, यह बेतुका है। मैं सुनील की ओर मुड़ा। पार्टी लगभग 2 बजे समाप्त हो गई थी। मुझे यकीन है कि लोग तुरंत सोने नहीं गए होंगे। आपके पिता ने कहा कि वह 2:30 बजे जागे थे और लाइट्स जल रही थीं। तुमने कब सोया? अदिति और मैं लगभग 2 बजे बेडरूम में गए, लेकिन हम 2:30 या 3 बजे तक सो गए होंगे अधिकतम। सही है अदिति, उसने उसकी ओर सिर हिलाया। सुनील के अनौपचारिक शब्दों ने मुझे झकझोर दिया और मैंने उनके बीच की निकटता को महसूस किया। क्या उन्होंने पिछली रात संबंध बनाए थे? क्या वह मुझसे बेहतर था? क्या वह उसे मुझसे बेहतर समझता था? क्या उसने चरम पर पहुंचने पर आई लव यू कहकर उसकी ओर रुख किया था? मैंने अदिति की निगाहें महसूस की और मुझे यकीन था कि उसे पता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ।
मुझे अपनी भावनाओं की ताकत से घृणा हो रही थी। खैर, तुम क्या सोच रहे हो? बाबू ने पूछा, मेरे खाली घूरने को महत्व देते हुए। मैंने इंस्पेक्टर की ओर देखा। हत्यारा पिछवाड़े के गेट से चुपके से आंगन तक आकर अनिल की हत्या करके और फिर आंगन से पीछे के गेट तक लौटने की पूरी प्रक्रिया में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, है ना? बाबू ने उत्तर दिया। हाँ, 20 मिनट या उससे अधिक। मैंने जारी रखा, आप देखेंगे कि अनिल की घड़ी 3 बजे के समय पर रुकी है। संभवतः हत्यारे के साथ संघर्ष के दौरान भारी चोट के कारण। इसका मतलब है कि अगर हत्यारा गांव से था, जिसकी मुझे गहरी शंका है, तो वह परिसर में सुबह के 3:10 पर पहुंचा होगा। इसका मतलब है कि उसने ताला तोड़ने की प्रक्रिया लगभग 3 बजे शुरू की होगी। यह एक मजबूत ताला है। इसमें कुछ आवाज होती। अगर लोग 3 बजे जागे होते तो किसी ने कुछ सुना होता। बाबू ने अनिल के शरीर की ओर दौड़ लगाई, निढाल कलाई को उठाया और सिर हिलाया। घड़ी का कांच टूटा हुआ है और यह 3 बजे रुकी हुई है। मैंने भीड़ को संबोधित किया। क्या आप में से किसी ने सुबह के 3 से 3:10 के बीच कोई आवाजें सुनी थीं? पारस अपने बेटे के शरीर के पास गया और कलाई घड़ी पर नजर डाली। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने सिर हिलाया। उसने मेरा सवाल अपने परिवार से दोहराया। सुनील ने तर्क दिया, नहीं पापा, लेकिन हम सभी कल रात नशे में थे, पूरी तरह से बहक गए थे। मुझे नहीं लगता कि हम किसी चीज पर ध्यान दे पाते। मैंने अपना सिर हिलाया। ताला टूटा नहीं हो सकता। मेरे साथ आओ। मैं उन्हें पीछे के गेट तक ले गया। मैंने राम से कहा कि वह परिसर के अंदर रहे। मैंने धातु का गेट उनके पीछे बंद कर दिया ताकि हम परिसर के बाहर थे और राम का सामना कर रहे थे। मैंने राम से कहा कि वह टूटा हुआ ताला कुंडी में रखे। हाँ, मैंने उत्साहपूर्वक सभी की ओर देखा। वे सभी उलझन में दिख रहे थे। इस ग्रिल का आकार देखो। एक बच्चे के लिए भी अपने हाथ अंदर डालना मुश्किल होगा ताकि वह कुंडी तक पहुंच सके। मैंने अदिति से कहा कि वह अपने पतले हाथों को ग्रिल के अंदर डालने की कोशिश करे। वह केवल 2 उंगलियां अंदर डाल सकी। यह असंभव है कि कोई वयस्क व्यक्ति अपने हाथ अंदर डाल सके। ताला देखो, उस पर एक भी खरोंच नहीं है, न ही उस पर किसी भारी चीज से तोड़े जाने का कोई निशान है। यह साफ साफ आधे में कटा हुआ है। शायद आरी से काटा गया है। पारस ने सबसे पहले इस स्पष्ट चीज को देखा। हे भगवान, इसका मतलब यह है कि इसे परिसर के अंदर ही आरी से काटा गया होगा। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरा अनुमान है कि किसी को चाबी का एक्सेस था। उसने आसानी से ताला निकाला, उसे किसी एकांत जगह ले जाकर काटा और फिर उसे यहाँ फेंक दिया। हत्यारा परिसर के अंदर खड़े होकर ताला तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस आवाज से बहुत ज्यादा जोखिम हो जाता। हत्यारे ने शायद अनुमान लगाया होगा कि पार्टी सुबह के शुरुआती घंटों तक चलेगी। ताला पार्टी शुरू होने से पहले ही तोड़ दिया गया था। सब कुछ बहुत ही सोच समझकर प्लान किया गया था। पारस के चेहरे से रंग गायब हो गया था। सुनील अविश्वास से मुझे घूर रहा था। विमल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं और शालिनी कांपने लगी थी। किसी ने मुझसे सबसे अहम सवाल नहीं पूछा था, इसलिए मैंने उन्हें अपने विचार बताए। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हत्यारे ने हत्या के बाद लाइट्स क्यों नहीं जलाईं? शायद इसलिए क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, या फिर उसके शरीर पर कट या खरोंचें थीं, जिन्हें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता थी। उसे खून से सने कपड़े ठिकाने लगाने, खुद को धोने, रात के कपड़े बदलने और वापस बिस्तर में जाने के लिए समय चाहिए था।
लाइट्स जलाने से हमेशा यह जोखिम रहता कि उसे देखा जा सकता था और झूले पर अनिल की अजीब स्थिति को देखकर शक पैदा होता। साथ ही हत्यारा जानता था कि लाइट्स बंद करना उतना ध्यान आकर्षित नहीं करेगा जितना कि उन्हें जलाना। कुछ कमरे बगीचे की ओर दिखते हैं और जोखिम बहुत बड़ा था। मेरा मानना है कि हत्यारे ने सुबह लाइट्स जलाने की योजना बनाई होगी। मैंने उनकी भाव भंगिमाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, एक संकेत की उम्मीद में। किसी ने यह दिखाने की कोशिश की कि हत्या किसी गांव वाले ने की है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हत्यारा अंदर से था, या यूं कहें कि परिसर के अंदर से था। इस बार मैंने वह नजर पकड़ी। वह डर या अपराध बोध की नजर नहीं थी। दो आंखें मुझे घृणा और गुस्से से घूर रही थीं। मैं उसकी आंखों से निकलने वाली घृणा से आश्चर्यचकित था, जो स्पष्ट रूप से मेरे प्रति हत्या के इरादे की ओर इशारा कर रही थी। कुछ क्षणों के लिए मेरी आंखें शालिनी की आंखों से टकराईं। यह खूबसूरत विधवा मेरे प्रति नकारात्मक ऊर्जा प्रकट कर रही थी। इससे वह तुरंत एक संदिग्ध बन गई। मैंने कुछ सेकंड तक उसकी ओर घूरा और उसने अपनी नजरें झुकाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अब सभी चुप थे। मैंने बाबू से कहा, पोस्टमार्टम के दौरान आपको यह एहसास होगा कि अनिल और हत्यारे के बीच संघर्ष हुआ था। या तो अनिल के चाकू से घायल होने के बाद या उससे पहले संघर्ष हुआ था, जिसके सबूत अनिल के दाहिने हाथ के नाखूनों पर लगे खून में मिल सकते हैं। 3 आदमी लाश की ओर दौड़े और अनिल के खून से सने नाखूनों को देखा। मैंने सभी के लिए अपराध स्थल को फिर से बनाया। क्योंकि एक संघर्ष हुआ था, हम यह मान सकते हैं कि अनिल जाग रहा था या अर्धजागृत था। यह निश्चित है कि अनिल को पीठ के बल लेटे हुए चाकू मारा गया था, लेकिन उसका शरीर पेट के बल पड़ा मिला। हत्यारे के लिए चुपचाप घुसकर, झूले के नीचे जाकर और अनिल के दिल में चाकू मारना बहुत ही असुविधाजनक होता। लेकिन अगर उसे लेटे हुए चाकू मारा गया था तो वह कैसे पलटा? तो हम यह मान लें कि अनिल ने हत्यारे के इरादों को भांप लिया था, खड़ा हुआ, संघर्ष किया और चाकू लगने से पहले हत्यारे को खरोंचने में कामयाब हो गया। फिर उसे धक्का दिया गया ताकि वह पेट के बल गिरा और अतिरिक्त दबाव ने चाकू को उसके दिल में और अंदर धकेल दिया। सभी की नजरें मुझ पर टिकी थीं और मैं शालिनी की ओर देख रहा था। मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि हत्यारा वहीं खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैंने राम से अनायास पूछा, तुम्हारी गर्दन पर ये खरोंच कैसे आई? सभी ने इस सवाल के निहितार्थ को समझ लिया और सबकी नजरें उसकी गर्दन पर लगी खरोंचों पर टिक गईं। क्या? ओह, ये तो डालियों से लगी हैं, सर। गांव के जंगल में डालियों से, सर, उसने याचना करते हुए कहा। ठीक है, बस चिंता हो रही थी। कुछ एंटीसेप्टिक लगा लेना। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।